क्रेब्स साइकिल का आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म और इसका रेगुलेशन इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एंजाइम्स के बारे में अच्छी जानकारी रखें। एंजाइम्स के बारे में अगर अच्छी जानकारी की बात होती है तो उसमें है कि एंजाइम्स, उसका नाम, कहाँ लोकेशन है, क्या काम है उसका, किस परिवार किस क्लास से बिलोंग करता है, वो किस प्रकार के को फैक्टर, को एंजाइम्स, इनहिबिटर्स उस एंजाइम से जुड़े हुए हैं। अगर इस पर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही हम एंजाइम्स के बारे में अच्छी जानकारी रखेंगे और रेगुलेशन समझने में हमें आसानी होती है। अब जैसे आप यहां देखें, साइट्रेट सिंथेज। साइट्रेट सिंथेज जो है इसका कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन इसको कोएंजाइम चाहिए होता है और वो है कोएंजाइम ए। ठीक है, थायोल कोएंजाइम ए। और इसका जो इनहिबिटर है वो कौन है जो इस एंजाइम को काम करने से रोक देगा? उसका नाम है मोनोफ्लोरोएसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, मैं जब चर्चा करूंगा आगे इस पर तो इन सब का रोल भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से मोनोफ्लोरोएसिटाइल कोएंजाइम ए साइट्रेट सिंथेज को इनहिबिट करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है इसमें, सेकेंड पॉइंट, वो है क्या कि ये एंजाइम है एकोनिटेज। एकोनिटेज को आयरन चाहिए, फेरस को फैक्टर ग्रुप, इसमें कोई कोएंजाइम नहीं चाहिए। और इसका जो इनहिबिटर है उसका नाम है फ्लोरोएसिटेट। तीसरा जो ग्रुप है एंजाइम का, तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। इसके लिए भी को फैक्टर चाहिए, उसका नाम है मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन। और इसके लिए इसको को एंजाइम के रूप में NAD या FAD चाहिए। ATP इसको रोक सकता है, तो ATP जो है इसका इनहिबिटर है। अगला क्रम में जब आते हैं चौथे एंजाइम पर, उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई को फैक्टर की आवश्यकता नहीं है, चूंकि यह एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसमें 5 को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। यह उसी तरीके का को एंजाइम सिस्टम है, एंजाइम को एंजाइम सिस्टम है, जिसमें जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर में था। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में 3 एंजाइम्स और 5 को एंजाइम्स होते हैं। आगे इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये जो 5 को एंजाइम है वो हैं थियामिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम ए। और इसको कौन कौन रोक सकता है, इस एंजाइम का रेगुलेशन पढ़ते हैं। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यह इसका इनहिबिटर है। NADH यह इनहिबिटर है, और आर्सेडाइट यह इनहिबिटर है। सबका डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे। इसके बाद जो अगला एंजाइम है उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, जिसे थायोकाइनेज भी कहते हैं। इसमें कोई भी को फैक्टर नहीं चाहिए, लेकिन कोएंजाइम ए चाहिए और इसका कोई इनहिबिटर नहीं है। छठवां एंजाइम है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें भी कोई फैक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन को एंजाइम चाहिए, उसका नाम है FAD। और इसका पोटेंट इनहिबिटर जो है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो है मेलोनेट। जो लास्ट 2 एंजाइम है उस पर चर्चा करें। फ्यूमरेज। फ्यूमरेज को ना तो को फैक्टर की जरूरत है, ना कोई एंजाइम की जरूरत है, ना इसका कोई इनहिबिटर होता है। एंड द लास्ट एंजाइम इज कॉल्ड मैलेट डिहाइड्रोजनेज, और इसमें इसको NAD की जरूरत पड़ती है और NADH इसका इनहिबिटर होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आप इसे रटे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपको एक जगह कंडेंस करके एक पैकेज के रूप में दिया हुआ है, टेबल बना के। यह एक विद्यार्थी कैसे इसको मेमोराइज कर सकता है, जब वह इसको स्टेप बाय स्टेप देखे।
हर एक का एप्लीकेशन देखें तो आप बिलीव करें कि इसमें से कोई चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब स्वतः आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये जो कोएंजाइम कोफैक्टर्स इनहिबिटर्स इस एंजाइम्स के होते हैं, वह किस प्रकार से काम करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग आने वाले वक्त में भी देखने जा रहे हैं। सबसे जो पहला काम अभी शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप 1। स्टेप 1 का जो हेडिंग देखेंगे तो स्टेप 1 का हेडिंग बड़ा स्पष्ट है और वह है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यानी ऑक्सैलोएसिटेट। आप देखिए कि दोनों का स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ऑक्सैलोएसिटेट का। 4 कार्बन का ये कंपाउंड है। आप देखें इसमें 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। यह एक अल्फा कीटो एसिड है। यह जो है एक अल्फा कीटो एसिड है। क्यों अल्फा कीटो एसिड है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में डालने पर ही एसिड कहलाता है। जो सेकेंड ये कार्बन है जिसको मैंने रेड किया है, उस पर एक कीटो ऑक्सो ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग अल्फा कीटो एसिड कहते हैं, है ना? और दूसरा जो हमारा कंपाउंड है जो इसमें रिएक्ट करने जा रहा है, उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, यह एक प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का या फिर डिटॉक्सिडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का या डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का। तो देखिए, आपको हमेशा चतुराई रखना होगा। कोई पूछेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए किसका एंड प्रोडक्ट है, तो सिर्फ पायरुवेट, फिर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का ही नहीं है। ग्लाइकोलिसिस के ही एंड प्रोडक्ट रूप में एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं आएगा जो कि ग्रेव साइकिल में करता है, बल्कि ये एंड प्रोडक्ट है डिटॉक्सिडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का। ये सब चीजें दिमाग में रखने की आवश्यकता है। एंजाइम का नाम है साइट्रेट सिंथेज। और इसके बाद आप देखें, यहां पर मैंने कुछ ऐसा गोल घेरा है ना? सब लोग ध्यान से देखेंगे, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूं। हाँ, ये वो प्लेस है जो रिएक्टिव सेक्टर है इसका। क्या उसका रिएक्टिव सेक्टर है। अब आप देखें कि जो 4 कार्बन है इसका, वो ये है 1, अरे आ जाओ भाई, वो देखिए 1, 2, 3, 4। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का कार्बन है, उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 और 2। ये दोनों कार्बन यहां है, 1 और 2। मैंने रेड और ग्रीन का उपयोग किया है। आप गौर करें सभी कि ये जो सेकेंड कार्बन है ऑक्सैलोएसिटेट, जिस पर कि ये कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सो डबल बॉन्ड O, वो खुल जाता है और उस पर यही है वो, ठीक है ना? ये मैं रेड कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। और ये जो है ऑक्सो से अब ये कीटो से अभी अल्कोहल बन गया, इस पर यह OH हो गया और ये ग्रुप जो है ऊपर जुड़ गया। साथ में आप गौर करेंगे तो ये जो कोएंजाइम ए है वो बाहर निकल गया, प्लस कोएंजाइम ए ये बाहर निकल गया, इसका काम समाप्त। इस प्रकार से यह जो रिएक्शन होता है, यह कंडेंसेशन है, इसमें 4 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलकर क्या बनाता है? एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, जिसे हम लोग साइट्रेट कहते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में मैं हमेशा कहता हूं, इसको बनाने का एक अभ्यास होना चाहिए। आप सब लोग कॉपी पर इसका निश्चित रूप से अभ्यास करें। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। तो चूंकि ऑक्सैलोएसिटेट pH न्यूट्रल है तो एसिटेट फॉर्म में रहेगा। ये हो गया आपका। सब लोग अभ्यास करना बहुत जरूरी समझें, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और दूसरा जो आपके पास मटेरियल है
वह है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए अपने सल्फर से जुड़ा रहता है। यहां पर देखिए, ये हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो रिएक्टिव सेंटर है वह रिएक्टिव सेंटर ये है, ठीक है, और ये है, ये दोनों रिएक्टिव सेंटर है इसका। एंजाइम क्या करता है, इन दोनों को एक लय में जोड़ता है, दोनों को एक लय में जोड़ना, और जोड़ेगा इस प्रकार से यह 6 कार्बन का एक कंपाउंड जो है वो बनकर तैयार हो जाए। अब आप देखें कैसे 6 कार्बन का कंपाउंड बनकर तैयार होता है। इसका नाम साइट्रेट होता है। ये तो ऑक्सैलोस्टेट का हिस्सा है, जैसा वैसा ही हम बना रहे हैं, आप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे इसको। और ये देखिए यहाँ पर O हम खोल देते हैं, O, और अब जो है हम रेड पेन से लिखते हैं CH2। तो वैसे तो काम इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना एक मैकेनिज्म है, लेकिन अभी हम सीधा देहाती स्टाइल में अपना एक हिसाब लिखते हैं। CH3 था, CH2 हो गया, तो एक H यहाँ चला आया, ठीक है, और ये खुल जाता है इस प्रकार से, ठीक है, माइनस। और इससे बाहर क्या निकल जाता है, इससे बाहर निकल जाता है थायोल कोएंजाइम ए। तो आप देखें कि इस प्रकार से यह रिएक्शन कंडक्ट होता है। यहाँ पर इससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलोएसिटेट, इसे हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसे हम लोग कह रहे हैं साइट्रेट। इस प्रकार से आप पाएंगे कि इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया। इसका नाम है साइट्रेट। एंजाइम का नाम होता है साइट्रेट सिंथेज। तो इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में बिठा के रखें। अब सवाल है ये कि हम तो ये रिएक्शन पढ़ लिए, अब ये रिएक्शन कैसे होता है, कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, एंजाइम का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एंजाइम के स्वरूप के बारे में। तो यहां कहता है एंजाइम जो है, इसका नाम साइट्रेट सिंथेज है, यह एंजाइम के 2 डोमेन होते हैं, ठीक है। जो 2 डोमेन होते हैं, मैं थोड़ा ऊपर से ही रीडिंग कर लेता हूं, ठीक है। 1 molecule of oxaloacetate and 1 molecule of acetyl coenzyme condensed together to produce a molecule of citrate, ठीक है। The reaction is catalyzed by citrate synthase. It is a homodimer. Homodimer का मतलब हमेशा समझते हैं कि 2 यूनिट एक जैसा आपस में जुड़ा हुआ है, एंड हाईली स्टेबल, काफी स्टेबल है, ठीक है। ये चर्चा हमने किया है अभी कि मोनोफ्लोरोएसिटाइल कोएंजाइम एक इसका इनहिबिटर है। कैसे इनहिबिटर है ये चर्चा हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आगे बात आती है कि चूंकि होमोडाइमर है, इसके ईच सब यूनिट, मतलब हर एक सब यूनिट में 2 तरह के डोमेन्स होते हैं, 2 तरह के स्पेसिफिक एरिया होते हैं। एक लार्ज एंड रिजिड डोमेन होता है और एक स्मॉलर एंड फ्लेक्सिबल डोमेन होता है, ठीक है। अगर इस चीज को थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर में बताने की कोशिश करें, चेष्टा करें, उसे हम लोग देख सकते हैं। ये होमोडाइमर है, मतलब कि 2 ऐसा है, और दोनों में देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना राइबोसोम, ये देखिए ये होमोडाइमर है, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, ऐसे 2 सबयूनिट जुड़े हुए हैं। जो बड़ा है लार्जर वो स्टेबल है, रिजिड है, और जो छोटा है वो फ्लेक्सिबल है और स्मॉल है। अब काम करने का तरीका पर हम ध्यान दें तो सबसे पहला सवाल आता है कि जब हमारे पास 2 सबस्ट्रेट है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएसिटेट, तो सबसे पहले एंजाइम से कौन जुड़ता है? तो आंसर है कि सबसे पहले एंजाइम में ऑक्सैलोएसिटेट जुड़ता है। देखिए
ऑक्सैलोएस्टेट सबसे पहला जुड़ता है। अब जब ऑक्सैलोएस्टेट एंजाइम से जुड़ जाएगा तो उसमें कुछ इस प्रकार से बदलाव आता है ना, उसके छोटे वाले डोमेन पर इस प्रकार से बदलाव आता है कि अब उसमें एसिटाइल को एंजाइम ए बाइंड करने की भी जो जगह है वह बन जाती है। रिजल्ट क्या हो गया? एंजाइम जिसका नाम है साइट्रेट सिंथेज ऑक्सैलोएस्टेट एसिटाइल कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग टेरनरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? टेरनरी कॉम्प्लेक्स। टेरनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि इसमें तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब तीन यदि चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं उसे हम लोग टेरनरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दो चीजें जुड़ी रही हैं तो उसे हम लोग बाइनरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह टेरनरी कॉम्प्लेक्स जो है वह जुड़ गया और इसके बाद यहां एंजाइम ने अपना काम शुरू किया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करना शुरू किया। सबसे जो पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये कुछ सभी एंजाइम बॉन्ड है, वह एक इनोल। इनोल आप समझते हैं कि OH ग्रुप भी रहे, डबल बॉन्ड का भी पार्टिशन हो, इनोल। उसके बाद बनता है साइट्राइल कोएंजाइम ए और अंत में बनता है ये साइट्रेट। और जब साइट्रेट बनता है तो दोनों चीजें बाहर निकल आती हैं, कोएंजाइम ए भी बाहर निकल आता है और एंजाइम भी बाहर निकल आता है। ये सारे स्टेप्स हैं इसके। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है वह सवाल यह है कि ऑक्सैलोएस्टेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कौन सबसे पहले आकर जुड़ता है? सबसे पहला ही सवाल होता है, तो आंसर होता है ऑक्सैलोएस्टेट सबसे पहले जुड़ता है। कौन है उसके बाद जुड़ता है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए उसके बाद जुड़ता है। सबसे पहला ये जो विषय है यह ध्यान में होना चाहिए। अब जो है इस एंजाइम के काम करने का तरीका बताया जा रहा है कि कैसे ये एंजाइम का मैकेनिज्म हम पढ़ें, कैसे इसको ध्यान से याद रखें। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सिलेबस में कुछ एंजाइम्स हैं जिनका मैकेनिज्म हमें पढ़ने के लिए बोला गया है कि हम उसको पढ़ें, उसको ध्यान से देखें, उसको सीखें। अब यहां पर देखो लिखता है क्या, साइट्रेट सिंथेज एसेंशियली कैटलाइज द रिएक्शन बाय क्लेजियन कंडेंसेशन। अब ये आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पर, कई प्रकार के कंडेंसेशन होते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, उसी प्रकार से क्लेजियन कंडेंसेशन होता है। क्लेजियन कंडेंसेशन की क्या खास बातें होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो क्लेजियन कंडेंसेशन है? तो क्लेजियन कंडेंसेशन की सबसे जो खास बात होती है वो होता है इसमें एक थायोस्टर बॉन्ड बनता है। थायोस्टर बॉन्ड बनता है। तो एक ग्रुप जो है वो एस्टर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम का ग्रुप होता है, और उससे कौन जुड़ता है? एक कीटोन रखने वाला एसिड, जो हम याद है सबको बताए हैं कि ऑक्सैलोएस्टेट वो क्या है, वो अल्फा कीटो एसिड है। तो यदि एक थायोस्टर और एक कीटोन आपस में जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड क्लेजियन कंडेंसेशन। कभी भी आपसे कोई पूछा कि बताओ क्लेजियन कंडेंसेशन क्या होता है, हम लोग कहेंगे क्लेजियन कंडेंसेशन में थायोस्टर कंपाउंड ग्रुप और कीटोन ग्रुप आपस में जुड़ता है और कंडेंस करता है। इसे हम लोग क्लेजियन कंडेंसेशन कहते हैं। हर एक चीज का अपना एक मतलब होता है। क्लेजियन कंडेंसेशन कैसे होता है, कैसे ये प्रोसेस कंडक्ट होता है? तो आप देखेंगे यहां पर तो एसिटाइल कोएंजाइम है और यहां पर एक ऑक्सैलोएस्टेट ग्रुप है। और देखो ऑक्सैलोएस्टेट कैसे लिखा हुआ है, R इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ऑक्सैलोएस्टेट R क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन का कंपाउंड है। ये R जो है वो कार्बन का कंपाउंड है, अल्काइल ग्रुप है। तो अब यहां पर पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखकर सिर्फ एक इंडिकेटिव स्ट्रक्चर दे दिया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर जो है इसको भी R से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको भी R से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको बोला गया R और इसको बोला गया R'। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसलिए जो मन लगा के देखिएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो वही चीज बताया जा रहा है, इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम का देखिए स्टेटस, कैसे स्टेटस है। यहां पर क्या था? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सो हो गया।
अब इस CH3 में से एक प्रोटॉन बाहर निकल गया H+, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पर और माइनस चार्ज दिख रहा है। ये अटैक किया किस पर? जो कीटो ग्रुप है वाला कंपाउंड है उस पर, ठीक है ना। और रिजल्ट क्या होगा कि ये कार्बन कीटो वाले कार्बन से जुड़ेगा। देखिए कैसे जुड़ गया, ये तो स्टाइल कोएंजाइम I का ही है ना, और ये इस प्रकार से जुड़ गया इससे कीटो वाले से, और OH जो है वो बन गया। कोई भी रिएक्शन सिर्फ बोलकर ही नहीं पढ़ें, बल्कि उसको बनाएं, उस स्ट्रक्चर को जरूर सॉल्व करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप, वैसे हम ये स्ट्रक्चर बता चुके हैं इसलिए बहुत दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कई बार विद्यार्थी उसी स्वरूप में समझना चाहता है जिस स्वरूप में वह उसको देखता है ना। कोएंजाइम A है, जुड़ा हुआ है, देखिए आप लोग सब सेम स्ट्रक्चर, सबको स्टेरियोमीटर मिला हुआ है, देखिएगा सब वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये स्टाइल कोएंजाइम में है, ठीक है, ये स्टाइल कोएंजाइम में है, और यह जो है ऑक्सैलो स्टेट के बारे में बताया गया है स्ट्रक्चर। ये जो है ऑक्सैलो स्टेट है, उसको ऐसे दिखाया गया। R1 ऐसा स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वह फ्री रेडिकल प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है। प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके सेंटर पर। जैसे सेंटर पर ये अटैक करेगा, ये खुल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से हट गया। देखिए इसको कैसे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से हट गया और इस पर माइनस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज आ गया तो माइनस चार्ज आने से क्या होगा कि जो प्रोटॉन निकला था, यहाँ से एक प्रोटॉन निकला था H+ आयन, वह H+ आयन यहाँ जाके इससे जुड़ेगा, और फाइनली ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? फाइनली ये दिखेगा कोएंजाइम A। सीखो इसको, सब लोग अभ्यास करो। तो हम लोग क्यों कहते हैं कि नेट का एग्जाम बहुत टफ हो गया है? आप लोग देखे होंगे बहुत कम कट ऑफ में ही इस बार रिजल्ट आया है, इसलिए वो विद्यार्थियों के नॉलेज को पूरी तरीके से ढूंढता है कि भाई आपकी अच्छी जानकारी है या नहीं, ठीक है ना। और देखो ये CH2 हो गया, इस प्रकार से आपस में जुड़ जाता है। ये रिएक्शन पर हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग वापस चलें अपने स्टडी मटेरियल में। तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम हो गया सिट्रोइल कोएंजाइम A। अभी कोएंजाइम A जुड़ा हुआ है इससे, इसका नाम पड़ा सिट्रोइल कोएंजाइम A। अब ये जो सिट्रोइल कोएंजाइम A है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक किस प्रकार से काम किया, स्टेप बाय स्टेप देखो दिखाता है कैसे। ये जो आप बड़ा सा एक फ्रेम देख रहे हैं घोड़े की नाल की तरह, यह एंजाइम का स्ट्रक्चर है, और उसका ये बीच का हिस्सा जो है एक्टिव साइट है। इस एंजाइम में कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे हिस्टीडीन 274, एस्पार्टेट 375, हिस्टीडीन 320। ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं जो एक्टिव साइट पर हैं और एक्टिव साइट को फंक्शनल बनाते हैं। अब सब लोग गौर करिएगा, ठीक है ना। ऑक्सैलो स्टेट जो है वो किसके नजदीक रखा हुआ है? हिस्टीडीन 320 के नजदीक। और स्टाइल कोएंजाइम में कहाँ रखा हुआ है? स्टाइल कोएंजाइम में रखा हुआ है हिस्टीडीन 274 एंड स्पार्टेट 375 के बीच में। सब अपने लोकेशन में आकर सेट हो गया। सबसे पहले ऑक्सैलो स्टेट आता है, तो ऑक्सैलो स्टेट सबसे पहले आकर इस तरह से अटैक मतलब फिक्स हो जाता है अपना जगह पर, फिर स्टाइल कोएंजाइम में आता है। अब आप देखिए कैसे रिएक्शंस होता है। ये जो स्पार्टेट है यह अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होते ही क्या दिखेगा? सब एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखने का है। शिफ्ट होते ही इस प्रकार से दिखेगा। इसका जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? OH हो गया। देखिए
यहाँ एस्पार्टिक एसिड बन जाता है। यहाँ क्या बन जाता है? एस्पार्टिक एसिड। ये देखिए OH हो गया। और ये जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसको इसलिए बोलते हैं इनोल, इनोल इंटरमीडिएट, डबल बॉन्ड। और ये O और H, OH, इन और ओल, डबल बॉन्ड और अल्कोहल। यह इस प्रकार से ऊपर वाले हिस्टिडीन से इंटरेक्ट करता है और उसको जोड़ कर रखता है। अब ये जो डबल बॉन्ड है वह इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। अब ये सिखाया था सबको, ये कीटो वाला कार्बन है और ये ऑक्सीजन जो है वह शिफ्ट किया है इस हाइड्रोजन पर। और रिजल्ट क्या होगा अगला स्टेप में देखेंगे। रिजल्ट होगा कैसे कौन जुड़ जाता है और एंजाइम किसका हाइड्रोजन ले लेता है। देखिए जस्ट सी है, ये जो है जुड़ गया किसके साथ? इस स्टाइल कोएंजाइम ए के साथ। अब जब स्टाइल कोएंजाइम ए के साथ ये जुड़ गया, स्टाइल ग्रुप अभी कोएंजाइम ए है, इसका नाम पड़ा सिट्रोइल कोएंजाइम ए। क्या नाम पड़ा इसका? सिट्रोइल कोएंजाइम ए। अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में ये होता है कि अब OH इसको मिलेगा और कोएंजाइम ए बाहर निकलेगा। जैसे ही OH इसको मिला, OH मिलते ही, पानी मतलब वाटर मिलते ही, H2O मिलते ही, यह कंपाउंड जो है वह देखिए, जो डबल बॉन्ड O था वहां पर OH हो गया और ये इस प्रकार से स्टाइल कोएंजाइम में जुड़ गया। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? ये जो हिस्सा है वह ऑक्सैलोएस्टेट का हिस्सा है। इस प्रकार से 4 और 2 6 का कार्बन, 1 2 3 4, ये चारों स्टाइल को ऑक्सैलोएस्टेट का, और 1 2 ये 2 कार्बन स्टाइल कोएंजाइम का। ये सब मिलकर आपस में क्या बना लिए? साइट्रेट बना लिए। आप सबको जरूरी है कि आप इस पूरे स्टेप का अच्छे से अभ्यास करें, ठीक है ना। आज आपका होमवर्क है कि आप इस सारे रिएक्शंस को अच्छे से बनाएं, ठीक है। ये होमवर्क है और इस पर ही आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। जहां भी दिक्कत होगा पहले बनाएं, एक बार अभ्यास करें, तब हम फिर आपसे इसके प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हाथ से बनाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आता है, जो नहीं समझ में आएगा फिर उससे हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेप 2 का नाम है आइसोमराइजेशन ऑफ साइट्रेट इनटू आइसोसाइट्रेट। अब देखो एक सवाल आता है कि जब साइट्रेट बन ही गया तो आइसोसाइट्रेट बनने की क्या जरूरत है? इसका कभी भी आपसे कोई पूछता है तो आप बहुत ही अच्छे से आंसर करिएगा, बोलेगा देखिए सर ये जो OH है, ये जो OH है, इस OH की एक खास बात है, और वो खास बात क्या है? ये 3 डिग्री OH है। क्या है ये? 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री है? हम लोग कहते हैं इसलिए 3 डिग्री है कि सर ये OH जिस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है इसका, उस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। 3 डिग्री OH जो है वो रिएक्टिव मोड में नहीं आ सकता है, इसलिए बहुत स्टेबल है ये, और सेल को रिएक्टिव मोड में लाने के लिए इसको अनस्टेबल करना पड़ेगा। इसलिए सेल क्या करता है? 3 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज करता है। देखिए जहां पर ये OH है वहां पर H आ जाता है, और जहां पर ये H है वहां पर ये OH आ जाता है। अब आप देखिए ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन। इससे 1 कार्बन जुड़ा है और 2 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो हम लोग का एकमात्र आंसर होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल है साइट्रेट में, जो रिएक्शन के लिए बहुत मुफीद नहीं है, इसलिए उसको रिएक्टिव बनाने के लिए आइसोसाइट्रेट में उसे कन्वर्ट किया जाता है, और वो 2 डिग्री अल्कोहल वहां पर बनता है, जो रिएक्शन के लिए बहुत एप्रोप्रिएट होता है। इस प्रकार से इनका ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है।